को एक बार फिर पैर पसारने से रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का अभियान तेज हो गया है और इसके लिए राजधानी के अलग अलग इलाकों में पुलिस वाले और सिविल डिफेंस के लोग तैनात हो गए हैं। और जो लोग उन्हें घरों से बाहर बिना मास्क के दिखे, उन्हें उन्होंने जागरूक किया, जिसकी एक तस्वीर राजधानी के आनंद विहार इलाके से भी सामने आई, जहां एक पुलिस वाला गाड़ी में बैठे कुछ लोगों को कोरोना के खिलाफ मास्क की अहमियत समझाता दिखा। सबको बताइए कि मास्क सबने लगाना जरूरी है। वहां एक जगह सिविल डिफेंस के लोग और कुछ पुलिस वाले फुटपाथ पर खड़े हो गए और उन्होंने वहां से गुजर रहे लोगों पर नजर बनाए रखी। आनंद विहार इलाके में जो मास्क को चेक करने वाले सिविल डिफेंस के लोग हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि वो टीमें जो हैं लगातार लगी हुई हैं। मास्क नहीं पहनने वालों से 2000 रुपए जुर्माना वसूलने के साथ कुछ लोगों को समझाकर छोड़ भी दिया गया। समझा के अवेयर करके विदाउट मास्क को नहीं चलने को छोड़ भी देते हैं। देश के कुछ राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफे के बाद दिल्ली की सड़कों पर सख्ती फिर बढ़ गई, ताकि लोग कोरोना नियम का पालन करें और हालात को काबू में रखा जा सके। देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब उन इलाकों में तेजी से बढ़ने लगी है जहां पर इसकी तादाद पहले ना के बराबर थी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि कोरोना मरीजों की संख्या अब नए इलाकों में तेजी से बढ़ रही है। हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद में पहले कोरोना मरीज ज्यादा थे, लेकिन अब करनाल और पंचकुला में इनकी संख्या बढ़ गई है। इसी तरह पंजाब के कपूरथला में भी कोरोना के नए मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि वहां पहले काफी कम मरीज सामने आ रहे थे। चंडीगढ़ का हाल भी पहले से खराब है, यहाँ भी कोरोना के मामले रोजाना तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जहां पहले ना के बराबर में मरीज थे। जिन नए इलाकों में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ी है, अब वहां के लोगों को पहले से ज्यादा सावधान रहने की हिदायत दी गई है। खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन नए इलाकों में पहले वैक्सीनेशन का सुझाव दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि देश में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग अब आखिरी दौर में है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मरीजों की संख्या ठीक होने वालों से अधिक हो गई है। 1500 से ज्यादा लोग अभी भी महामारी की चपेट में हैं। ऐसे में जब तक सभी लोगों को वैक्सीन ना लग जाए, तब तक मास्क लगाना जरूरी। यही समझाने के लिए पुलिस के साथ सिविल डिफेंस के वॉलंटियर को एक बार फिर सड़क पर उतरना पड़ा है। टेलीकॉम कंपनियों पर निगरानी रखने वाली संस्था ट्राई का अनचाहे मैसेज को रोकने का नया नियम सैकड़ों लोगों के लिए मुसीबत बन गया। सीएनबीसी आवाज की रिपोर्ट है कि अनचाहे मैसेज रोकने के चक्कर में टेलीकॉम कंपनियों ने कई कंपनियों के ओटीपी ब्लॉक कर दिए, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। टेलीकॉम कंपनियों ने बैंकों के ओटीपी भी ब्लॉक कर दिए, जिससे लोगों को ट्रांजैक्शन में दिक्कतें आई। ई कॉमर्स कंपनियों के ग्राहकों को भी मैसेज नहीं मिले, और इतना ही नहीं, आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के लिए भेजे जाने वाले ओटीपी भी लोगों को नहीं मिले। बताया गया कि 100 करोड़ मैसेज में सिर्फ 40 लाख मैसेज ही लोगों तक पहुंचे, जबकि बैंकों के केवल 25 लाख मैसेज ही लोगों को मिल सके। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद मैसेज के जरिए धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए नया सिस्टम तैयार किया है, जिसके तहत कंटेंट की जांच के बाद ही मैसेज को डिलीवर किया जाएगा। उत्तराखंड के केदारनाथ में हो रही बर्फबारी ने वहां के लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वहां के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई, जिसने वहां के लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास मौजूद सभी दुकान, मकान और होटल बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। वहाँ के सभी रास्ते भी बर्फ में गुम हो गए। कई फीट जो है बर्फ यहाँ पे पड़ी हुई है, और जो काटेज हैं, जो यहाँ पे भवन हैं, उनकी छत भी जो है पूरी बर्फ से लबालब हो चुकी है। आसपास की पहाड़ियों पर भी बर्फ ने डेरा जमा लिया। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ और दिनों तक उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया है। सौभाग्य की एक बात यह कि पिछले महीने बारिश और बर्फबारी ना के बराबर हुई, जिसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों का तापमान भी बढ़ गया। पूरे देश में गर्मी भी समय से पहले शुरू हो गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने की वजह से बारिश और बर्फबारी हुई। हालांकि इससे भी तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आई। उत्तराखंड में देहरादून समेत कई शहरों का तापमान सामान्य से ज्यादा ही बना हुआ है, इसलिए वहां वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नया दौर भी शुरू होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे बारिश और बर्फबारी का दौर कुछ दिन और जारी रह सकता है।
हाथरस केस से जुड़े मामले में ईडी ने पीएफआई के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की उसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया कि पीएफआई से जुड़े लोगों को खाड़ी देशों से पैसा ट्रांसफर किया गया था और इस पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया गया था। ईडी ने करीब 100 करोड़ की विदेश फंडिंग का जिक्र अपनी चार्जशीट में किया और आरोप लगाया कि 2020 में दिल्ली हिंसा में भी इन पैसों का इस्तेमाल किया गया था। आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान मास्क के कारोबार के नाम पर विदेशों से फंडिंग करवाकर देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई थी। ईडी की चार्जशीट में सबसे चौंकाने वाला आरोप ये कि पीएफआई केरल में आतंकी कैंप खोलकर अपने सदस्यों को बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। ईडी ने हाथरस केस में पीएफआई से जुड़े 5 लोगों को आरोपी बनाया। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी बंदूक से खुलेआम फायरिंग करता दिखाई दिया। बताया गया कि उसने खुद ही अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसमें वो खुलेआम सड़क पर खड़े होकर हवा में गोली दागता दिखाई दिया। इस दौरान उसका साथी उसका वीडियो बनाता रहा। पहले तो उसने बंदूक सीने पर रखी, फिर हवा में गोली दाग दी। फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई, मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि ये वीडियो कहां और कब बनाया गया इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। अभी ये नहीं पता चला है कि ये वीडियो कहां, ये फायर कहां से किया गया है। पूरा तस्दीकी जांच की जा रही है। बताया गया कि वीडियो में जिस बंदूक का इस्तेमाल किया गया है वो कोई आम बंदूक नहीं और इसी वजह से पुलिस गोली चलाने वाले का पता लगाने में जुट गई। सौगात की एक बात यह है कि कभी जश्न मनाने के लिए तो कभी दबंगई दिखाने के लिए हवाई फायरिंग करने वालों ने पुलिस प्रशासन की नाक में दम कर दिया है। लाइसेंसी हथियारों से भी ऐसा करना अपराध है। उसके बावजूद ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। हरदोई में इस बार जो वीडियो वायरल हुआ वो वहां के कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि अभी फायरिंग करने वाले युवक का कुछ पता नहीं चल सका है। वैक्सीन की सप्लाई के मामले में राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई है। न्यूज 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार पर कम तादाद में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई का आरोप लगाया और राज्य में वैक्सीन के वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली पहली डोज बंद कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने बताया कि उनके पास केवल 1 दिन की वैक्सीन की खेप बची हुई है, इसलिए वो उन्हीं लोगों को वैक्सीन देंगे जिनको दूसरी डोज लगनी है। लेकिन केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए दावा किया कि राजस्थान सरकार के पास वैक्सीन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। राजस्थान सरकार का दावा है कि केंद्र ने उसे कोरोना वैक्सीन की करीब 30 लाख डोज दी, जिनमें करीब 22 लाख लगाई जा चुकी है, जबकि केंद्र का दावा है कि राजस्थान को वैक्सीन की करीब 38 लाख डोज दी जा चुकी है, जिनमें अब तक करीब 24 लाख डोज लगाई जा चुकी है। और अब बताया जा रहा है कि राजस्थान को कल केंद्र सरकार से टीके की 6,78,000 डोज और मिलेंगी। हालांकि इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जो राजस्थान के अलग अलग इलाकों में वैक्सीन की पहली डोज लगवाने पहुंचे। नोटिस चिपका दिया गया कि केवल जो वैक्सीनेशन की दूसरी डोज है, जो फ्रंटलाइन वर्कर है जिनको पहली डोज लगी, सिर्फ वही लगाई जा रही है। सीनियर सिटीजन को यानी सेकंड फेज को वैक्सीन नहीं लगेगी। भारत की नौसेना के बेड़े में कल एक खतरनाक सबमरीन जुड़ने वाली आईएनएस करंज एक ऐसी पनडुब्बी है जो भारत की समुद्री सीमाओं को केवल सुरक्षित ही नहीं करेगी बल्कि दुश्मनों के दिल में डर भी पैदा करेगी, क्योंकि इस पनडुब्बी में टॉर्पीडो से लेकर न्यूक्लियर मिसाइल तक ले जाने की ताकत है। आईएनएस करंज को इसी वजह से साइलेंट किलर भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट 75 के तहत बन रही 6 पनडुब्बियों में तीसरी पनडुब्बी है जो पूरी तरह से भारत में बनी है। The new Karanj truly encapsulates the spirit of Atmanirbhar Bharat and Make in India. न्यूज 18 की टीम आईएनएस करंज पर पहुंची, जिससे कल नौसेना में कमीशन किया जाएगा। ये पूरी जो है वो 67 मीटर लंबी सबमरीन है और 12 मीटर ये चौड़ी सबमरीन है और बताया जा रहा है कि ये सबमरीन लगभग 2 महीने तक पानी के अंदर समंदर में रह सकती है। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा इस वक्त देश की बड़ी चिंता है, इसलिए नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत मिलने वाली पनडुब्बियों का शिद्दत से इंतजार था। इस सबमरीन के बाद हर 1 साल में हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक और स्कॉर्पियन सबमरीन हमारे साथ जुड़ती जाएगी। आईएनएस करंज पानी के 1100 फीट नीचे तक जा सकती है। 2 महीने तक पानी के नीचे रहने की क्षमता इसे बेहद खास बनाती है। इसके अलावा सबसे आधुनिक सोनार सिस्टम और रडार दुश्मन की आहट भर होते ही चौकन्ना करने के लिए काफी है। सौगात की एक बात यह है कि आईएनएस करंज रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की नई मिसाल है।
ये कलवारी क्लास की पनडुब्बी है जो समंदर में दुश्मन की युद्धपोत और पनडुब्बियों को तबाह करने में सक्षम है। साथ ही इसका इस्तेमाल समुद्री सीमा की निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। देश के लिए खुशखबरी ये है कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो 6 पनडुब्बियां भारत में बनाई जा रही हैं, उनमें 5वीं और 6ठी पनडुब्बी को भी लॉन्च किया जा चुका है। आईएनएस करंज के बाद आईएनएस वेला नाम की पनडुब्बी, इस साल के अंत तक आईएनएस वागर नाम की पनडुब्बी अगले साल तक नौसेना में शामिल हो जाएगी। इन दोनों को ट्रायल के लिए समंदर में उतारा जा चुका है। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की विधानसभा में बजट पेश किया, जिसे देशभक्ति बजट का नाम दिया गया। न्यूज़ 18 के जावेद मंसूरी की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार आजादी की 75वीं जयंती का जश्न 75 हफ्ते तक मनाएगी और दिल्ली की 500 जगहों पर तिरंगे लगाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने बजट में ऐलान किया कि वैक्सीनेशन के अगले चरण में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं वाले मोहल्ला क्लिनिक अब केवल महिलाओं के लिए भी खोले जाएंगे। ऐसे 100 क्लिनिक बनाने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। दिल्ली सरकार ने 69,000 करोड़ के बजट का 1/4 हिस्सा शिक्षा पर और 14% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करने का ऐलान किया। इसके अलावा दिल्ली में फ्री बिजली, पानी और बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा भी जारी रखी जाएगी। बजट में प्रस्ताव किया गया कि दिल्ली के हर नागरिक को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे उसके स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारियां होंगी। इसके अलावा बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान सीसीटीवी की सुविधा को मजबूत करने के लिए किया गया। 75वां साल देश की आज़ादी को हो गया, उसको देखते हुए पूरे दिल्ली के अंदर ढेर सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। उसके लिए देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया गया है। हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, ट्रांसपोर्ट हो, एनवायरनमेंट हो, हर क्षेत्र के अंदर नए नए कार्यक्रम, नए नए योजनाएं लाई गई हैं।